Okay, today we are going to attend a new topic with new chapter. हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है ह्यूमन डिजीज के ऊपर, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझते हैं अच्छे से और एक एक इसकी बारीकियां क्लियर करते हैं। तो देखो, इसकी जो पहली स्लाइड दे रखी है उसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है कि भाई स्वास्थ्य के ऊपर जो इंट्रोडक्शन है, यानी चिकित्सा की जो पद्धतियां थी प्राचीन काल से कैसे चलती हुई आ रही है और आज यदि देखा जाए तो कितना उनमें सुधार हो गया। ठीक है, और स्वास्थ्य है क्या, इस चीज को भी हम समझेंगे। देखो यहाँ पे एक बात है कि जो यूनानी चिकित्सा प्रणाली होती है, यानी यूनान वासियों की एक चिकित्सा प्रणाली है। जैसे भारत में जो चिकित्सा सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली थी वो आयुर्वेद थी। कौन सी थी? आयुर्वेद। वैसे ही यूनान में यूनानी चिकित्सा प्रणाली थी और वहां पर हिपोक्रेटिस, किसकी बात कर रहे हैं? इन्होंने एक बात बताई स्वास्थ्य के ऊपर कि भाई सब अपने अपने मत दे रहे थे स्वास्थ्य को समझाने के लिए, कि इन्होंने बताया कि स्वस्थ मन शरीर की एक ऐसी स्थिति है जो दैहिक तरल द्वारा संतुलित रहती है। इसने ये कहा था कि स्वस्थ मन शरीर की एक ऐसी स्थिति है जो दैहिक तरल द्वारा संतुलित रहती है, यानी वो आदमी स्वस्थ रहेगा जिसके दैहिक का तरल संतुलित है। और उसने दैहिक तरल से जो बात की थी वो थी ब्लड। किससे बात की थी? यानी ब्लड यदि सही है तो हम कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है। ये बात हिपोक्रेटिस ने कही थी। उसी टाइम पर एक प्रचलन था कि जो काले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं, वो गर्म प्रकृति के होते हैं। यानी पित्त से उनका मतलब ये था कि उनकी अम्लीयता किस प्रकार से है। ठीक है, तो जो काले पित्त वाले व्यक्ति थे वो गर्म प्रकृति के होते हैं और उनके अंदर बुखार बढ़ा रहता है। अच्छा, ये जो धारणा थी, ये ऐसे मन गढ़ंत थी, बनाई थी, ऐसे बना दिया बस। उस टाइम पर ऐसे ही बात बोली गई और लोगों ने मान ली कि जो काले पित्त वाले व्यक्ति हैं कि बुखार उन्हीं को होगा जिनका काला पित्त है। ऐसे एक बात बना दी। हाँ, अम्लीयता में कोई गड़बड़ है, बुखार उन्हीं को होगा। ठीक है, तो काले पित्त वालों की ये एक धारणा बना दी। फिर विलियम हार्वे आया, इसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कर ली थी। विलियम हार्वे जब आया तो इसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कर ली थी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इसको पता चल गया था। और जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता चला तो थर्मामीटर की भी खोज हो गई थी। किसकी खोज हो गई थी? और फिर जिन व्यक्तियों को वो काला पित्त वाला बताते थे उनका उन्होंने टेम्परेचर नोट किया। थर्मामीटर आप जानते हो, मुंह में रखकर टेम्परेचर बताती है बुखार है या नहीं है। ठीक है, तो जो काले पित्त वाले व्यक्ति थे उनका उन्होंने टेम्परेचर नोट किया, तो जो टेम्परेचर था वो सामान्य था। उनका जो टेम्परेचर था वो सामान्य था। तो ये पूरी गलत होती है धारणा उनकी। बट थर्मामीटर नहीं आया था तब तक क्या मान रहे थे? जो काले पित्त वाले हैं वो ही बुखार होगी उनके। ठीक है, उनका ही शरीर गर्म रह सकता है, बाकी किसी का गर्म नहीं रहेगा। लेकिन जब थर्मामीटर आया तब पता चल गया, विलियम हार्वे आया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज हुई और उसके बाद में थर्मामीटर की खोज हुई, तो उससे पता चल गया। तो अच्छे तरल वाली परिकल्पना यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। ये बात थी वो गलत सिद्ध हो गई कि किसी के अंदर तरल संतुलित है तो वो स्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। अगर देखा जाए तो तरल संतुलित है तो स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं। ब्लड की अगर हम बात करें, आपका हीमोग्लोबिन पूरा है, मान लो आपका हीमोग्लोबिन है 13 से 14 तक है आपका हीमोग्लोबिन, तो इसका मतलब आपके और कोई रोग नहीं हो सकता क्या? हीमोग्लोबिन के पूरे होने का मतलब ये है कि आपका शरीर एकदम स्वस्थ है। और भी कोई भी फिजियोलॉजिकल कोई भी दिक्कत आ सकती है अपने, तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। रोग तो किस कैटेगरी में? हर चीज को रोग है। आपके पैर के मोच लग गई, वो भी रोग ही है। तो इसमें हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ठीक है, किसी के
शुगर है, इंसुलिन है और इसका ब्लड है सही आ रहा है, तो इसका मतलब ये उसको तो स्वस्थ होना चाहिए। तो ऐसे अच्छे तरल वाली परिकल्पना क्या हो गई थी, गलत सिद्ध हो गई थी। तो बात समझ में आ गई आपको, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो यहां पर बाद में जैविकी के प्रयोगों द्वारा, भाई जैसे जैसे देखा जाए तो जैसे जैसे रिसर्च हो रही थी वैसे वैसे नई नई चीजें चिकित्सा के क्षेत्र में आ रही थी, ठीक, डेवलप हो रही थी। तो जैविकी के प्रयोग द्वारा पता चला कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र, आप जानते हो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो न्यूरॉन से संबंधित होता है और अंतःस्त्रावी तंत्र रहता है वो ग्रंथियों से संबंधित होता है। ये दोनों मिलकर प्रतिरक्षा तंत्र को सुधारते हैं या बना के रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ये बात बाद में पता चली, किसके बाद में पता चली, थर्मामीटर के आने के बाद। जब अच्छे तरल वाली धारणा गलत सिद्ध हो गई थी उसके बाद में पता लगा क्या, कि तंत्रिका तंत्र तथा प्रतिरक्षा तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्त्रावी तंत्र दोनों मिलकर इम्यून सिस्टम को बढ़िया रखते हैं, अच्छे से रखते हैं या उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कुछ कुछ ये बात मान्य भी है भाई। अगर आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यदि बेकार है तो आपका इम्यून सिस्टम भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। WHO इसकी क्या परिभाषा देता है, WHO के अनुसार क्या परिभाषा है कि शरीर के अंग प्रत्यंग आपस में तथा बाह्य वातावरण के साथ उचित और वांछित संतुलन बनाकर सही ढंग से कार्य करते हैं, उसी चीज को हम स्वास्थ्य कहते हैं। यानी WHO ये कहता है कि शरीर के अंग प्रत्यंग, अंग और उनसे जुड़े हुए और प्रत्यंग आपस में और बाह्य वातावरण के साथ, जैसे आपका लीवर है तो लीवर का सबसे संबंध है बॉडी के अंदर, हार्ट से भी संबंध है, पाचन क्रिया से भी संबंध है, सबसे संबंध है ना। तो वो आपस में या फिर बाह्य वातावरण के बाद साथ अगर बात करें हम तो लीवर, आप किसी भी मान लो आप ठंडी में चले गए, आप गर्मी में चले गए, फिर भी आपका लीवर काम कर रहा है, तो वो बाह्य वातावरण के साथ भी क्या कर रहा है, तालमेल कर रहा है। आपका हार्ट भी काम कर रहा है तो वो बाह्य वातावरण के साथ क्या कर रहा है, तालमेल कर रहा है। तो शरीर के अंग प्रत्यंग आपस में तथा बाह्य वातावरण के साथ उचित और वांछित संतुलन बनाकर सही ढंग से काम करते हैं, यही स्थिति स्वस्थ है। समझ में आ गई बात। शरीर के अंग प्रत्यंग आपस में तथा बाह्य वातावरण के साथ उचित और वांछित संतुलन बनाकर सही ढंग से कार्य करते हैं, तो इस स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है, यानी हेल्थ कहा जाता है। और वैसे अगर आप देखो तो स्वस्थ व्यक्ति वही है जो मानसिक, सामाजिक और शारीरिक सही संतुलन की स्थिति में रहे। जैसे अगर हम देखें कि भाई कोई व्यक्ति है वो मान लो शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है शारीरिक रूप से, फिजियोलॉजिकल एकदम स्वस्थ है, लेकिन आप उसे उसका नाम पूछ रहे हो बता नहीं पा रहा, आप उसको कोई काम बोल रहे हो कर नहीं पा रहा, हो सकता है उसके कोई मेंटली प्रॉब्लम है, तो हम उसको स्वस्थ नहीं कहेंगे, हम उसको स्वस्थ नहीं कहेंगे। अच्छा, फिजिकली भी स्वस्थ है और मेंटली भी स्वस्थ है, लेकिन उसके सोशली कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके कोई घरेलू झगड़ा चल रहा है, पति है पत्नी के साथ घरेलू झगड़ा चल रहा है मान लो, तो वो सोशली वेलबींग कैसे हो सकता है। मोहल्ले वाले के साथ चल रहा है, पड़ोसी के साथ चल रहा है कोई झगड़ा, तो वो वेलबींग कैसे हो सकता है। ये तो कॉमन से, जैसे आप फनी टाइप मैंने बता दिए, वैसे सामाजिक लेवल पे बहुत सारी स्ट्रेस होते हैं जीवन के, सामाजिक लेवल पे। तो अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर हर कोई आदमी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई स्ट्रेस बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो इसके 3 कारक हैं। एक तो है आनुवंशिक विकार, एक संक्रमण और एक है जीवन शैली, 3 चीजें। भाई अगर हम इसकी बात करें, आनुवंशिक विकार की बात करें, तो ये तो बच्चों बात ऐसी है तो गॉड गिफ्टेड है, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो गॉड गिफ्टेड है। यानी आनुवंशिक विकार बच्चे को जन्म के समय उसके माता पिता से प्राप्त होता है, तो उसमें वो जीवन भर कोई सुधार नहीं कर सकता,
तो ये तो गॉड गिफ्टेड हो गया, कोई इलाज नहीं है आनुवंशिक विकारों का। कोई जीन थेरेपी वगैरह अगर कुछ इलाज हो सकती है, बाकी वो बड़े कॉस्टली है और उनके सही सही बैठता भी नहीं है। बाकी आनुवंशिक विकार का कोई इलाज नहीं है। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक तो है आनुवंशिक विकार, ठीक। दूसरा है संक्रमण। संक्रमण की अगर हम बात करें तो आप आए दिन आप देखो तो रोजमर्रा का काम हमें सारे दिन करना पड़ता है, अच्छा काम भी आता है भाई, साफ सफाई भी करनी पड़ती है, मार्केट में भी जाना पड़ता है, धूल धुआं मिट्टी सब कहीं पे आपको जाना पड़ता है, सारा काम करना होता है, ठीक है। तो अब बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, वो आपके शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, तो उनसे कोई ना कोई रोग हो सकता है आपको। तो संक्रमण दूसरा कारण है रोगों का। स्वास्थ्य को प्रभावित, जुकाम हो गया, कुछ भी, टीबी है, जुकाम है, जो भी है, वायरस या बैक्टीरिया के जरिए आपको जो रोग हो रहा है, टाइफाइड हो गया, ये इसमें आ जाएगा संक्रमण। एक होती है लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। तो अगर देखा जाए तो 90% आपके अंदर कोई बीमारी यदि पल रही है, यदि ग्रोथ कर रही है, तो वो लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। और लगभग देखा जाए तो लाइफ स्टाइल अगर जिस व्यक्ति की सही है वो सही रहता है। जैसे आप सुबह जल्दी उठते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप खाना जो होता है वो सुपाच्य खाते हो, इसके साथ ही संतुलित यानी बैलेंस डाइट लेते हो, टाइम पे सोते हो, सही काम सारे सब कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। आप जंक फूड नहीं खाते हो, आप फास्ट फूड नहीं खाते हो, तो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, तो आपके रोग भी कम होंगे, ठीक है। ये देखो जीवन शैली के ऊपर बात दे रखी है, अनेकों रोगों का कारण होती है, जिसमें हमारे खाने पीने का ढंग, आहार, व्यायाम, विश्राम, मानसिक तनाव, ये आपको बीमार कर सकती है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ ले तो भैया आप कॉमन सेंस की बात है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, ये अगला जो टॉपिक है आप बिल्कुल इसके ऊपर बता सकते हो कि अच्छे स्वास्थ्य की क्या आदतें हो सकती हैं। भाई एक तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए आपको, क्या लेनी चाहिए, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक्सरसाइज में आप योग है, प्राणायाम है, ये भी आप कर सकते हो। एक एक जो है भाई परिवार का टीकाकरण होना चाहिए, शुरू से ही होना चाहिए। बच्चा जब 5 साल का रहता है तब तक उसके सारे टीके लग जाते हैं, और हर बार उसके जो टीके लगते हैं वो लगवाने चाहिए, तो टीकाकरण भी जरूरी है, ठीक है। नियमित साफ सफाई होनी जरूरी है। घर के पास ही कूड़ा करकट पड़ा है, मच्छर आ रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, तो हो रहा है, कचरे को साफ करो पहले, कचरे को, ठीक है। दूषित वायु आ रही है, तो इसका मतलब आप प्रदूषण वाले इलाके में ज़्यादा रह रहे हो, जहाँ फैक्ट्रिया वगैरह जहाँ ये लगी हुई हैं, औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर आप रह रहे हो, तो बिल्कुल आप बीमार हो जाओगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपको स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट अगर हम करें रोग कारक या पैथोजन, तो देखो रोग कारक या पैथोजन की अगर हम बात करें तो ऐसे कारक जिनकी उपस्थिति में रोग हो जाता है उनको रोग कारक कहा जाता है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो भौतिक हो, पोषकी हो, रासायनिक हो, जैविक हो, आनुवंशिक हो, कुछ भी हो, जिसकी उपस्थिति में रोग हो जाए वो रोग कारक है। जैसे आनुवंशिक कारक की अगर हम बात करें तो आनुवंशिक कारक में जो पैथोजन के रूप में जो काम आ रहा है वो जीन है, यानी एक पूरे डीएनए सही था, एक जगह पे जीन में गड़बड़ आ गई तो बच्चे को आनुवंशिक विकार हो गया, तो जीन हो गया। जैविक कारक जो जीवित हैं और वो आपके शरीर में इंटर करके आपको बीमार कर देते हैं, तो जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, ये जैविक कारक हो गए। रासायनिक कारक, भाई आप यूरिया की अगर हम बात करें तो जो यूरिया का कंटेंट है वो थोड़ा बहुत भी अगर हमारी बॉडी में जाता रहता है तो हम बीमार पड़ते रहते हैं, ठीक है। आजकल आप जानते भी हो कि पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा उपयोग किया जाता है फसलों की ग्रोथ करवाने के लिए, तो यूरिया वगैरह जो छिड़की जाती है तो कुछ ना कुछ अंश उसका हमारे पास पहुंच जाता है। ऐसे कंडीशन में हम दिन प्रतिदिन बीमार हो रहे हैं, ठीक है। हार्मोन है, रासायनिक कारक में ही आता है, ठीक है। पोषकीय कारक की यदि हम बात करें तो आप उस कंडीशन में भी बीमार हो सकते हो। बुखार हो गई आपको तो इसका मतलब आप एक ही चीज़ से थोड़ी, आप जैसे आपकी बॉडी के अंदर जीवाणु प्रवेश कर गया तो आपको बुखार आ गया तो आप उस चीज़ को बीमारी मानते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप वसा कम लो बीमार हो जाओगे।
आप कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दो, बीमार हो जाओगे। आप प्रोटीन लेना बंद कर दो, बीमार हो जाओगे। और विटामिन लेना बंद कर दो, बीमार हो जाओगे ना। बहुत सारे रोग हैं, स्कर्वी है, रतौंधी है, मेरास्मस है, क्वासिओरकोर है, रिकेट्स है, बहुत सारे रोग हैं जो पोषकीय कारकों की वजह से होते हैं। एक भौतिक कारक, जैसे आपको ज़्यादा ठंडी में रहना पड़ रहा है तो आप बीमार हो जाओगे, ठीक है। वातावरण के अनुकूल नहीं रहे तो आप बीमार हो जाओगे, तो ये आ जाएंगे आपके भौतिक कारक के अंदर। क्लियर? सामने आप देखें, अच्छे से समझें। आनुवंशिक कारक, जैविक कारक, रासायनिक कारक, पोषकीय कारक और भौतिक कारक की बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोग की, अगर हम बात करें तो रोग के ऊपर हमने, हमारी डेफिनेशन ये है कि रोग शरीर की एक ऐसी विकृति है जो आनुवंशिक कारक, संक्रमण तथा बेकार जीवन शैली के कारण। सारी चीजें काउंट कर ली, आनुवंशिक कारक, संक्रमण तथा बेकार जीवन शैली के कारण होती है, वो रोग है। वो क्या है? और रोग को भैया आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो जन्मजात रोग और एक अर्जित रोग। तो जन्मजात रोग तो वो होते हैं जो आपको जन्म से ही है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, वर्णांधता, ये जन्मजात रोग हो गए, इनका कोई इलाज नहीं है। एक होते हैं अर्जित रोग, जो आप बाद में हासिल करते हो अपनी खराब लाइफ स्टाइल के कारण, संक्रमण के कारण, या फिर और कोई कारण, आपके कोई भौतिक वगैरह जो भी कारण, ठीक है। और अर्जित जो रोग होते हैं वो दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी संक्रमित व्यक्ति से वो स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे संक्रामक रोग है, जैसे टाइफाइड है, टीबी है, जुकाम है, कोरोना वायरस, कोरोना की बीमारी संक्रामक की थी। एक होते हैं असंक्रामक रोग, यानी ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते हैं, जैसे बीपी है, हार्ट अटैक है, मधुमेह है, शुगर हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, असंक्रामक रोगों की अगर हम बात करें तो इनको हम तीन कैटेगरी से समझ सकते हैं। जैसे एक तो अभाव रोग, असंक्रामक। कौन सा रोग? अभाव रोग। जैसे आपको किसी पोषक तत्व की कमी हो गई और आपको रतुंधी नामक विटामिन ए की कमी आपके बॉडी में हो गई, और आपको विटामिन ए की कमी के कारण रतुंधी नामक रोग हो गया। कौन सा? तो आपको हुआ, आप किसी दूसरे कैंडिडेट के पास बैठते हो तो उस पर ट्रांसफर थोड़ी हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कौन सा रोग है? अभाव। वो पोषक तत्व आपके पास नहीं पहुंचा था, उसके पास तो पहुंच रहा है, तो उसको वो रोग नहीं हो सकता, सिर्फ आपके पास। एक जैसे अपहासी रोग, अपहासी रोग, डिजनरेट रोग। जैसे मान लो किसी चोट के कारण या फिर शरीर की कोई दिक्कत जिसके कारण आपकी किडनियों में प्रॉब्लम आ गई, चोट के कारण किडनियों में प्रॉब्लम आ गई, और किडनियों में प्रॉब्लम आ गई तो यूरेनीमिया नामक रोग हो गया। तो आप किसी के साथ बैठो, खाना खाओ, कुछ भी करो, तो उसकी किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी किडनी में चोट के कारण। जैसे मोच लग गई आपको, तो आप किसी दूसरे के साथ यदि खाना खा रहे हो, पास बैठ रहे हो, तो उसमें ट्रांसफर थोड़ी होगा, ये रोग नहीं होगा ना। तो ये हो गए अपहासी रोग। एक है एलर्जी, ये भी इसमें आता है। एलर्जी जो है वो कभी एक दूसरे से, एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट में ट्रांसफर नहीं होती है। एलर्जी किस कारण होती है? बाह्य कारकों की प्रति अति संवेदनशीलता के कारण होती है। यानी कोई बॉडी ऐसी होती है जो उसको ज्यादा संवेदनशील हो जाती है उस चीज के प्रति, और कोई बॉडी ऐसी होती है उस चीज के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं होती है। जैसे परागकण है, भाई एक व्यक्ति है जो बगीचे में घूमने गया, ठीक है, और थोड़ी देर बाद में उसको छींकें आने लग गई, उसकी आंखों से पानी आने लग गया, आंखें लाल हो गई, गले में खराश हो गई, तो बताओ ये कौन सा रोग हो सकता है उसको? एलर्जी कारण। किसके कारण है? परागकणों की एलर्जी हो गई उसको। किसकी? ठीक है, एलर्जी का कोई भी कारण हो सकता है। तो जिन कारणों से, जिन कारकों से एलर्जी होती है उनको एलर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटेगरी बता रखी है कि वायु द्वारा कौन से हैं, टीबी और चेचक,
जल द्वारा टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, जल द्वारा फैलते हैं। संपर्क द्वारा दाद, खुजली, जुकाम। वाहक द्वारा जैसे मलेरिया रोग, और लैंगिक संपर्क द्वारा जैसे HIV है, ये एक ही है, ठीक है। सिफिलिस हो गया, सुजाक, गोनेरिया वगैरह जो है वो हो गए, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी अलग से दे रखी है ये वाले। और ये बात अगर आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। चलो नहीं है कोई बात नहीं। तो हम असंक्रामक रोग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? असंक्रामक रोग में आपको मैंने बताया कि 3 तरीके की कैटेगरी हो सकती है, जैसे अभाव रोग, अपहासी, और अपहासी बोल दो या न्यूनता रोग बोल दो आप। कौन से? और एक आप क्या बता रहे थे? एलर्जी। ये 3 रोग हैं, ये आप असंक्रामक रोगों की कैटेगरी में डाल सकते हो। किसकी कैटेगरी में डाल सकते हो? असंक्रामक रोगों की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। अभाव रोग का आप उदाहरण दे सकते हो, अपहासी रोग का भी उदाहरण दे सकते हो, और एलर्जी भी आप समझा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम डिटेल से एक एक रोगों की बात कर रहे हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं टाइफाइड। किसकी बात कर रहे हैं? तो देखो, पहले तो आपको जो भी रोग है उसके रोगजनक का नाम लिखना होगा, तभी नंबर मिलेंगे आपको। तो टाइफाइड का जो रोगजनक है वो है साल्मोनेला। ये थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साल्मोनेला टाइफी की। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें तो जो टाइफाइड रोग है वो फैलता कैसे है? दूषित जल हो गया, दूषित भोजन हो गया, इससे टाइफाइड फैल सकता है, ठीक है। और तीसरी अगर हम बात करें संक्रमण स्थल, भाई अगर ये देखें तो ये कौन सी जगह पर ये जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है, ये जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित नहीं है, जीवाणु जनित रोग है, ध्यान रखना इस चीज को। कैसा रोग है? और जो संक्रमण का जो स्थल है इसका वो होता है छोटी आंत। ज्यादा टारगेट आपको किस पे रखना है? छोटी आंत पर, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब लक्षणों की अगर हम बात करें तो देखो, जिसको टाइफाइड अगर है तो उसके जैसे थकान है, बेचैनी है, और जैसे आप पाचन प्रक्रिया से बात कर रहे हो, छोटी आंत किससे रिलेटेड है? पाचन प्रक्रिया से। तो उसके अपच हो सकती है, उसका पाचन प्रक्रिया खराब हो सकती है, बुखार रहती है उसको, सर दर्द रहता है उसको, और गंभीर स्थितियों में छोटी आंत में छेद हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर जांच की अगर आप बात करो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको के लिए वो बताएगा विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट, ठीक है। इसमें रोचक तथ्य भी है। एक रोचक तथ्य ये है कि मैरी मेलान नाम की एक महिला थी। मैरी मेलोन नाम की एक महिला थी, और ये रसोइया थी, मतलब कुकिंग करती थी। ये क्या करती थी? खाना बनाती थी, रसोइया थी। और काफी वर्षों तक अपने द्वारा बनाए गए भोजन से लोगों को टाइफाइड फैलाती रही। ये पुरानी बातें हैं, तो एक रोचक तथ्य में डाली गई है यहाँ पे। आ गई बात समझ में? टाइफाइड के ऊपर क्लियर हुआ टॉपिक? टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, संक्रमण संक्रमण का नहीं, पहले आप वाहक कहाँ, जैसे संक्रमण का तरीका क्या होगा, इसके किसके जरिए फैलता है? संदूषित जल और भोजन के लिए। संक्रमण का स्थल छोटी आंत। लक्षण है कॉमन से लक्षण है, कुछ लक्षण आप एक सभी रोगों में सेम से आ जाएंगे तो आप साथ लिख सकते हो। जैसे कोई भी अगर रोग हो, किसी का भी अगर रोग होता है तो कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं, जैसे थकान, बेचैनी भी लिख सकते हो आप, जी घबराना भी एक ही बात आ गई, सर दर्द, बुखार, ये जो चीजें हैं ना 4-5, ये आप सभी रोगों में लिख सकते हो।
फिर उसकी कॉमन बात, जैसे अब आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई उसके अंदर है क्या, ऐसी स्पेशल चीज़ है क्या। तो आप क्या बताओगे कि छोटी आंत के अंदर छेद हो जाता है। अब छोटी आंत के अंदर छेद होता है तो पाचन प्रक्रिया भी अगले की खराब हो जाएगी, ठीक। और ऐसी कंडीशन में उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमोनिया। भाई इसका रोगजनक जो है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। न्यूमोनिया लिख दो या न्यूमोनी लिख दो, एक ही बात है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। और इसका संक्रमण का जो तरीका है वो संक्रमित व्यक्ति के पास बैठने से, खांसने से, छींकने से ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, स्थल कौन सा है, टारगेट ऑर्गन जहां पे, लंग्स, क्या, फेफड़े। फेफड़ों में भी कौन सी जगह है, कुपिका, क्या, क्लियर। अब आप बात कर रहे हो लक्षण की, तो देखो सीधी सी बात है, अगर फेफड़ों पे अटैक कर रहा है तो फेफड़ों संबंधित लक्षण आप बता रहे हो। जैसे उसके सांस लेने में दिक्कत, उसको गड़गड़ाहट रहेगी, उसको खांसी रहेगी, छाती में दर्द रहेगा, थकान आप कॉमनली बोल सकते हो, ठीक है, कफ आना, थकान होना, ठीक है। और गंभीर स्थितियों में उसके नाखून और होंठ नीले पड़ जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में उसकी मृत्यु हो जाती है अगर टाइम पे उसको इलाज नहीं मिला। उपचार के लिए इसमें आप लिख सकते हो एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विशेष हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है कि हम दवाओं का नाम बताएं यहाँ पर। आप कॉमन सी बात क्या लिख सकते हो, ठीक है। सामान्य जुकाम, किसकी बात कर रहे हैं, राइनो वायरस, ये वायरस के कारण हो रही है, ठीक है। रोगजनक कौन है भाई इसमें, वायरस, राइनो वायरस। कौन है रोगजनक, राइनो वायरस, ठीक है, क्लियर। संक्रमित व्यक्ति के छींकने से, खांसने से ये ट्रांसफर हो जाता है, संक्रमित व्यक्ति के छींकने से, खांसने से ये ट्रांसफर हो जाता है, क्लियर, आई बात समझ में। और संक्रमण स्थल नासिका मार्ग, श्वसन मार्ग, इनमें इसका संक्रमण ज्यादा रहता है। कॉमन सिम्टम्स आप जुकाम के बता सकते हो, कंठ दहा हो जाना, ठीक है, गले में दर्द रहना, नाक से पानी आना, ये इसके कॉमन से, सर दर्द, ये आपके इसके सिम्टम्स। एंटीवायरल दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मलेरिया रोग की, किसकी बात करते हैं, देखो जो मलेरिया रोग है, ओके, हम बात कर रहे हैं मलेरिया के ऊपर, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, मलेरिया के ऊपर। मलेरिया रोग जो है वो, उसका जो रोगजनक है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, किसके कारण, प्लाज्मोडियम। देखो इसको समझना अच्छे से, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण, ठीक है। और प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम आवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मैं लिख देता हूं चारों के नाम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी और फैल्सीफेरम। सबसे घातक यही होती है फैल्सीफेरम, सुन लो, मच्छर का भी ये बता रहा हूं रोल क्या है, जिसके कारण ये रोग होता है, प्लाज्मोडियम, किसके कारण। और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है भाई, ना तो वायरस है, ना बैक्टीरिया है, ना कवक है, ये एक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ जगत से आता है, किससे आता है, ठीक है। आई बात समझ में, यहां तक बात क्लियर हुई आपकी, क्लियर हुई बात, ठीक है।
अब मलेरिया के ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो मलेरिया को समझना, ये जो मलेरिया रोग है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है। और इस प्लाज्मोडियम के दो जीवन चक्र होते हैं। जीवन चक्र की दो अवस्थाएं होती हैं। जीवन चक्र की किसकी? प्लाज्मोडियम। किसकी? इसका जो आधा जीवन चक्र है वो तो मच्छर में पूरा होता है, और इसका आधा जीवन चक्र है वो मनुष्य में पूरा होता है। समझ में आ गई बात? अगर आधा इसका मच्छर में और आधा मनुष्य में, ठीक है। मनुष्यों की कोई कमी नहीं है। समझ में आई बात? विशेष परिस्थितियां ऐसी तो इस मच्छर के लिए तो आएगी नहीं, कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, कोई डालना है इसको तो अपना प्लाज्मोडियम डाल देगा उसके अंदर। ठीक है। तो आधा जीवन चक्र तो होता है इसका मच्छर के अंदर, और आधा जीवन चक्र होता है मनुष्य के अंदर। अब आपको ये बात जाननी है कि सर इसके मच्छर कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है मादा एनाफिली। मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं भाई इसको। मलेरिया रोग किस कारण होता है? फट से निशान लगाएंगे, मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण। मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण नहीं होता। मादा एनाफ्लीज मच्छर तो वाहक होती है, होता है प्लाज्मोडियम के कारण। किसके कारण होता है? और ये तो एक वाहक है, ये तो एक वाहक है, और होगा किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण। आई बात समझ? तो इसका कौन सा जीवन, इसका देखो अलैंगिक जीवन चक्र जो होता है ना, अलैंगिक जीवन चक्र तो मनुष्य में पूरा होता है, और लैंगिक जीवन चक्र जो है इसका मच्छर में होता है। ठीक है। तो मलेरिया के ऊपर जो टॉपिक बच गया पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी का टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।